सोचिए, बारिश हो रही है, एक छोटा सा प्यारा सा कैफे है और हवा में ना ताजी कॉफी की महक घुली हुई है। बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें ये समझने में मदद करेगी कि जब कोई चीज बिकती है तो उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है वो आखिर जाता कहाँ है। इस कहानी में एक किरदार है, शाश्वत। वो अपनी कॉफी का कप देखता है और एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछता है कि जब ये कॉफी या कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो क्या टैक्स भी उसके साथ सफर करता है। और जानते हैं, यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो शाश्वत के इस सवाल का जवाब ना एक छोटे से कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे कहते हैं आपूर्ति का स्थान, यानी प्लेस ऑफ सप्लाई। आप इसे जीएसटी का जीपीएस समझ लीजिए। एक ऐसा जीपीएस जो बिल्कुल सटीक बताता है कि टैक्स को किस पते पर पहुंचना है, मतलब किस सरकार के खजाने में जाना है। अब इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए ना चलिए उसी कैफे में चलते हैं और एक कॉफी कप के सफर को ट्रैक करते हैं। ये छोटा सा सफर जीएसटी के सबसे बड़े सिद्धांत को समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। देखिए, दो बातें हो सकती हैं। पहला, जब मीरा अपनी कॉफी लुधियाना यानी पंजाब में ही किसी को बेचती है तो इसे कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इस पर जो टैक्स लगता है वो केंद्र सरकार यानी सीजीएसटी और पंजाब सरकार यानी एसजीएसटी दोनों में बंट जाता है। लेकिन अगर वही कॉफी का पैकेट पंजाब से दिल्ली भेजा जाए तो ये बन जाती है इंटर स्टेट सप्लाई, और तब इस पर सिर्फ एक टैक्स लगता है, आईजीएसटी, जिसे सीधा केंद्र सरकार कलेक्ट करती है। मतलब सिर्फ एक राज्य की सीमा पार हुई और टैक्स का पूरा ढांचा ही बदल गया। कितना जरूरी है ये समझना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये नियम इतना जरूरी है क्यों। देखिए, ये सिर्फ टैक्स कहाँ जाएगा इसकी बात नहीं है। ये जीएसटी सिस्टम के सबसे अहम सिद्धांत, मतलब फेयरनेस से जुड़ा है। यही प्लेस ऑफ सप्लाई का नियम तय करता है कि टैक्स आईजीएसटी लगेगा या फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी। और सबसे बड़ी बात, ये नियम पक्का करता है कि टैक्स का पैसा उस राज्य को मिले जहां सामान या सर्विस को इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि उस राज्य को जहां से उसे बेचा गया। इसी वजह से डबल टैक्सेशन यानी दो बार टैक्स लगने की जो समस्या थी वो खत्म हो जाती है। और हाँ, इससे कारोबारियों के लिए भी चीजें काफी आसान हो जाती हैं। कह सकते हैं कि ये पूरे जीएसटी सिस्टम की बुनियाद है। बिल्कुल, जैसा कि यहां लिखा है, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है। ये हर जीएसटी ट्रांजैक्शन की अपनी एक पहचान है, उसकी अपनी एक कहानी है। ठीक है, तो अब जरा उन खास नियमों को देखते हैं जो सामान यानी गुड्स पर लागू होते हैं। जब कोई प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये नियम काम कैसे करते हैं। तो अगर भारत के अंदर ही सामान की सप्लाई हो रही है तो नियम काफी सीधे हैं। सबसे कॉमन नियम तो यही है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होगी जहां सामान की मूवमेंट या यात्रा खत्म होती है, यानी डिलीवरी वाली जगह। और मान लीजिए कोई मशीन कहीं इंस्टॉल हो रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही इंस्टॉलेशन वाली जगह बन जाएगी। इसी तरह हर सिचुएशन के लिए एक साफ साफ नियम बना हुआ है। अब इसको मीरा के कैफे वाले उदाहरण से ही समझ लेते हैं। जब वो पंजाब से दिल्ली कॉफी का पैकेट भेजती है तो भले ही वो बेच पंजाब से रही है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली को माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉफी की यात्रा वहीं पर खत्म हो रही है और टैक्स भी फिर दिल्ली के हिसाब से ही तय होगा। अच्छा, पर तब क्या होता है जब सामान देश की सीमाएं पार कर जाता है, मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के केस में? यहां भी नियम बिल्कुल साफ हैं। अगर सामान भारत में इंपोर्ट हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा इंपोर्ट करने वाले का लोकेशन, और अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो लोकेशन भारत के बाहर होगी। जैसे सोचिए, मीरा अपने कैफे के लिए इटली से एक बड़ी सी कॉफी रोस्टर मशीन मंगवाती हैं। अब मशीन तो आई है इटली से, लेकिन जीएसटी के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब ही माना जाएगा, क्योंकि मीरा जो इंपोर्टर है वो पंजाब में है। तो गुड्स के नियम तो हमें समझ आ गए, लेकिन उन चीजों का क्या जिन्हें हम छू नहीं सकते, मतलब सर्विसेज? जीएसटी उनकी वैल्यू के सफर को कैसे ट्रैक करता है? चलिए अब ये देखते हैं। देखिए, सर्विसेज के केस में ना नियम ज्यादातर इस बात पर फोकस करते हैं कि सर्विस ले कौन रहा है। अगर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस सर्विस ले रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसी बिजनेस का लोकेशन होगा। सिंपल। लेकिन हाँ, कुछ सर्विसेज जैसे रेस्टोरेंट या केटरिंग, इनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई वही जगह होती है जहां वो सर्विस असल में दी जा रही है। जैसे मान लीजिए मीरा की टीम दिल्ली की एक रजिस्टर्ड कंपनी में केटरिंग सर्विस देती है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली ही होगा। क्यों? क्योंकि सर्विस लेने वाला क्लाइंट दिल्ली में रजिस्टर्ड है। और जब सर्विसेज इंटरनेशनल हो जाती हैं तब भी जनरल रूल यही रहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा सर्विस लेने वाले का लोकेशन।
और ये चीज़ ना ऑनलाइन सर्विसेज के लिए तो और भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह होती है जहाँ सर्विस को असल में कंज्यूम किया जा रहा है। आज की डिजिटल दुनिया के लिए एकदम फिट। इस उदाहरण से ये बात और भी साफ हो जाती है। सोचिए, मीरा आजकल लंदन में बैठे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कॉफी आर्ट की क्लास देती है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लंदन, और इसे सर्विस का एक स्पॉट माना जाएगा। तो अब तक हमने सारे नियम तो देख लिए, लेकिन चलिए इन नियमों से थोड़ा परे हटते हैं और वापस उसी कैफे में चलते हैं, ये समझने के लिए कि इन सब का असल में गहरा मतलब क्या है, क्योंकि हर नियम के पीछे ना एक बड़ी कहानी होती है। एक शाम कैफे में मीरा को दुबई से एक चिट्ठी मिलती है। एक कस्टमर ने भेजी है। उसमें लिखा है, इसकी महक बिल्कुल घर जैसी है, मीलों दूर होने के बाद भी। ये एक छोटी सी चिट्ठी एक छोटे से कैफे की कहानी को दुनिया से जोड़ देती है। और यहीं पर मीरा शाश्वत को एक बहुत गहरी बात समझाती है। वो कहती है कि जीएसटी भी ठीक उसी सफ़र को ट्रैक करता है जहां एक सपना शुरू होता है और जहां वो आखिर में अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ठीक उस कॉफ़ी के पैकेट की तरह। वो आगे कहती हैं, कानून की भाषा में इसे प्लेस ऑफ सप्लाई कहते हैं, लेकिन असल में ये वो जगह है जहां किसी चीज़ की वैल्यू को महसूस किया जाता है, जहां एक भरोसा बनता है। मतलब ये सिर्फ टैक्स नहीं, ये वैल्यू और ट्रस्ट की कहानी है। और शायद जीएसटी का असली मतलब भी यही है, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं, बल्कि ग्रोथ, शेयरिंग एंड ट्रस्ट, यानी विकास, साझाकरण और विश्वास। एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करे कि तरक्की का फायदा सही जगह पहुंचे और पूरी ईमानदारी से पहुंचे। तो आखिर में हर प्लेस ऑफ सप्लाई सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि एक कहानी कहता है। कहानी इस बात की कि वैल्यू कहाँ बनी, उसे कंज्यूम कहाँ किया गया और कैसे एक ईमानदार सिस्टम इन दोनों छोरों को आपस में जोड़ता है।